हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 अक्टूबर 2023 से बनने वाले जितने भी डेली करंट अफेयर क्वेश्चन हैं उनके बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल आप लोगों ने खूब भर भर के फीडबैक दिया कि सर ये रिवीजन वाला पोर्शन जो है वो अंत में ना करके पहले किया जाए, तो आपकी डिमांड सर आंखों पर। शुरुआत में ही रिवीजन अब से कराया जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पिछले दिन का हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले करते हैं रिवीजन कल के क्वेश्चंस का। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 29 सितंबर को जो मनाया गया विश्व हृदय दिवस, इसकी थीम क्या थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस बार की थीम थी यूज हर्ट नो हर्ट। और अभी हाल ही में मसूरी उत्तराखंड में देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है और ये एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है नाम इसका। सितंबर 2023 में वैज्ञानिकों ने 8वां महाद्वीप खोजा है। इस महाद्वीप का क्या नाम है? जीलैंडिया। इसके बाद अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार दोस्तों, बेंगलुरु शहर जो है ये ग्रीन ऑफिस स्पेस में सबसे आगे बनकर के उभरा है। इंटेल इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं गोकुल सुब्रमण्यम। और संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या कोष के एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि 2050 तक भारत में बुजुर्ग जो हैं उनकी आबादी 20% से बढ़ जाएगी। इसके अलावा अभी हाल ही में ताइवान देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित यानी कि फर्स्ट इंडिजीनियस अपना ये पनडुब्बी सबमरीन हाइकून लॉन्च किए हुए हैं। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है टीसीएस। इस रिपोर्ट को जारी किया है किसने? कांतार ने। और झाड़ू दान पहल अभी हाल ही में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। ये यूपीएसआरटीसी की पहल है। उसके एसपीजी सिंह जो हैं ये अवार्ड को रिसीव किए हैं। अभी हाल ही में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के लिए ऑस्कर में भेजी गई फिल्म है 2018 एवरीवन इज एन हीरो। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि होता है दिवस से, ऐसे ही आज भी पहला क्वेश्चन दिवस से ही है। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल डे ऑफ सीनियर सिटीजन कह सकते हैं, ये ग्रोथ नहीं रहेगा, यहाँ वृद्धजन को ये वृद्धि समझ लिया। वृद्धजन मतलब ओल्ड पर्सन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सन जो दोस्तों ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, यानी कि आज ये मनाया जा रहा है। ओल्ड पर्सन हमारे समाज में किस लिए उपयोगी है? ठीक है, आपने बहुत सारे किस्से कहानियां सुने होंगे कि हर जगह पर एक बुजुर्ग की आवश्यकता जरूर ही पड़ती है, क्योंकि वो जो अनुभव दे देगा वो अनुभव जल्दी नहीं मिलता है देखने को। क्योंकि मॉडर्न एज में जैसे लोग जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं, वैसे वैसे पुरानी चीजें, पुरानी सभ्यताएं और पुराने जमाने में टाइम पर क्या चीजें क्यों की जाती थी वो भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे में किसी एक सीनियर सिटीजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ना सिर्फ एक छाया के लिए, ऊपर छत्र छाया के लिए, बल्कि एक बहुत बेहतर अनुभव के लिए। तो आपके घर में भी कोई बुजुर्ग हैं तो आप उनका सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, उनको समय दीजिए, उनके पास बैठिए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। इस बार की थीम है फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट फॉर ओल्डर पर्सन अक्रॉस द जनरेशन। तो ये है थीम काफी लंबी है तो पूछा जाने का चांस कम है। आगे बढ़ते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई, पीटीआई बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीटीआई दोस्तों भारत की न्यूज एजेंसी है। इसके बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, आप देखते होगे कि कोई भी वीडियो वायरल होती है या कोई भी कहीं इंटरव्यू देख रहे होते हो, वहां एक माइक जरूर एएनआई का ठूसा हुआ दिखता है। जबरदस्ती का एएनआई वाला जरूर माइक आपको दिख जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या आपको पता है? एक्चुअली में एएनआई वगैरह जो है ये है न्यूज एजेंसी। भारत में कुछ गिनी चुनी 3-4 ही न्यूज एजेंसीज हैं। तो बाकी जो है ना, बाकी जो मीडिया वाले हैं सब, वो न्यूज एजेंसीज से न्यूज को खरीदते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। वो न्यूज उनके पास इतने रिपोर्टर्स नहीं है, लेकिन जैसे एएनआई हो गया, पीटीआई हो गया, ये सभी न्यूज एजेंसियां हैं, इनके पास न्यूज आती हैं। और विदेशों से भी इनके टाई अप रहते हैं, तो कई कई बार जब विदेशी मामले होते हैं तो उनसे ये खरीदते हैं। तब ये अपना न्यूज जो है सभी चैनल्स के साथ शेयर करते हैं, बेचते हैं। तो आज के बाद अगर कोई चिल्ला चिल्ला करके बोले ना ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो समझ जाना कि वो झूठ बोल रहा है। बस कुछ देर में सबके पास दिखने वाला है वो। ठीक है, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई बोर्ड का अध्यक्ष जो है ये कौन है? इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं के एन शांता कुमार। के एन शांता कुमार जो है ये आपको दिख रहे हैं, ये नए अध्यक्ष होंगे। काफी इनको अच्छा खासा अनुभव भी है। इनको केवल एक वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले अविक सरकार थे। अविक सरकार को 2 कार्यकाल मिला था, मतलब 2 बार ये अध्यक्ष के रूप में रहे थे, अपना कार्यकाल पूरा किए थे। अच्छा, हिंदुस्तान टाइम्स के सीईओ हैं प्रमीण सोमेश्वर। इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है पीटीआई का।
यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ये उपाध्यक्ष होंगे और ये अभी अध्यक्ष होंगे के.एन. शांता कुमार। क्लियर। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1947 में हुई थी, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अब पिछले कुछ दिनों में जो नियुक्तियां हुई हैं रिकॉल करेंगे फिर से। जैसे जैसे गोकुल सुब्रमण्यम को अभी इंटेल इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा अभी दोस्तों रजनीश कुमार को मास्टर कार्ड इंडिया का चेयरमैन बनाया गया था। इन दोनों को मैं एक साथ करवा दूंगा जिससे आपको अच्छे से रिलेट करके याद हो जाए। शैलेश गुप्ता को मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया। संजीव मंत्री आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एमडी और सीईओ बने हैं। राहुल नवीन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्ति, राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी का नया निदेशक बनाया गया है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हुआ। इसके अलावा नेस्कॉम का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। राजेश नाम्बियार अध्यक्ष हैं, सिंधु गंगाधरन इसके उपाध्यक्ष हैं। संदीप बख्शी दोबारा पूरा कार्यकाल पाए। सोनाली घोष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड निदेशक। किरण मणि को वाईकॉम 18 का डिजिटल सीईओ और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष हैं। ये चारों नाम रट डालो, चारों पांचों नाम जहां पर स्टार लगा है। अगला, हाल ही में किसको गणित में 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है दोस्तों, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। ये गणितज्ञ को दिया जाता है, जो मैथमेटिशियन होते हैं उनको दिया जाता है, लेकिन एक कंडीशन है। चूंकि ये रामानुजन जी की याद में दिया जाता है, रामानुजन आप जानते हो द मैन हु नो इन्फिनिटी कहा जाता है, मतलब ये वे व्यक्ति थे जिन्होंने इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो रामानुजन जी जो हैं इनकी, ये बहुत महान गणितज्ञ थे, इनकी डेथ हो गई थी 32 वर्ष की उम्र में, तो इसीलिए 32 से कम उम्र के जो गणितज्ञ होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। ये बात याद रहेगी, फिर से सुन लो। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रामानुजन जी की याद में गणितज्ञ को दिया जाता है, लेकिन 32 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञ को दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 45 वर्ष से कम उम्र के साइंटिस्ट को दिया जाता है। ठीक है, भारत में विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा होता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ऐसे ये शस्त्र रामानुजन पुरस्कार इस बार किसको मिला? इस बार मिला रुई किसियांग झांग को। रुई किसियांग झांग जो है ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे इनका चेहरा कॉपी पेस्ट होता है वैसे ये लोग नाम भी अपना कॉपी पेस्ट करते हैं काफी हद तक। तो ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ये सहायक प्रोफेसर हैं, अमेरिका के बार्कले में। तो इनको दिया गया है यह पुरस्कार। इस पुरस्कार के तहत $10,000 की राशि दी जाती है, धनराशि। बाकी चीजें मैंने आपको बताया। तो याद रखना, श्रीनिवास रामानुजन जी की याद में ये दिया जाता है। ये इन्फिनिटी के समझ लो ये खोजकर्ता थे एक प्रकार से कह सकते हो। और इसके अलावा इनकी जो जयंती होती है वो होती है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को इनकी जयंती होती है और इसी जयंती पर मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय गणित दिवस। ये भी आप ध्यान रखना, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ विश्व गणित दिवस या वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं इंडिविजुअल पर्सनालिटीज को, उनको देख लेते हैं। जैसे स्वाति नायक को दोस्तों अभी नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड मिला था, ये है उड़ीसा की। सत्यजीत मजूमदार, इनको डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड मिला। शांता थोटम, ये ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड पाई। परमीत सिंह सूद, इनको ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड मिला। 12 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है। 7 कैटेगरीज में यह दिया जाता है, साइंस का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का होता है। नाजमा अख्तर को अकादमिक क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। एक और मैं याद दिला दूं, एक और वाहिदा रहमान, इनको दोस्तों इनको मिलेगा 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलेगा इनको, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला, एशियन गेम्स 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, इन्होंने टेनिस में कौन सा मेडल जीता? तो दोस्तों रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, इन दोनों की जोड़ी ने मिक्स डबल्स में अभी हाल ही में जीत लिया है गोल्ड मेडल। यानी एशियन गेम्स में एक और गोल्ड जो है ये कंट्रीब्यूट किए हैं देश के लिए। अब आज के टाइम पर अगर बात करें, मैं अभी की बात करूं, वैसे तो अभी ये चलेगा 8 अक्टूबर तक, तो अभी मेडल्स की संख्या और बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी के टाइम पर भारत चल रहा है चौथे पोजीशन पर। भारत के 10 गोल्ड आ चुके हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो 14 सिल्वर आ चुके हैं, 14 ही ब्रॉन्ज आ चुके हैं, टोटल 38 मेडल के साथ भारत है चौथे स्थान पर। चाइना जो है इसके आसपास भी कोई नहीं है, 111 गोल्ड के साथ चल रहा है। देखो सेकंड पोजीशन पर जापान 28 गोल्ड है केवल, है ना। तो ये चीजें चल रही, स्थिति चल रही है। फिलहाल यहाँ पर आते हैं रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले,
इन दोनों ने टेनिस में अभी ये जीता हुआ है। इन्होंने ताइपे जोड़ी को हराया हुआ है, ठीक है, किसमें? मिक्स डबल्स इवेंट में। जब एक पुरुष एक महिला खेलती है तो उसे मिक्स डबल्स कहते हैं। जब दोनों पुरुष खेलते हैं तो मेंस डबल्स, और दोनों वीमेन खेलती हैं तो विमेंस डबल्स कहलाते हैं। सिंगल खेलते हैं तो सिंगल में होता है, ठीक है। तो ये मिक्स डबल्स में जीते हुए हैं रोहन बोपन्ना। अच्छा, अगर आपको याद हो तो अभी हाल फिलहाल में ये डेविस कप से संन्यास लिए थे। डेविस कप से संन्यास लिए थे, ठीक है। केंद्रीय मंत्री भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? इसका शुभारंभ किया है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अब भारतीय भाषा दिवस भी आगे आने वाले समय में मनाया जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट जो है ये आयोजित किया गया। लॉन्च ऑफ 75 डे भारतीय भाषा उत्सव, 75 दिनों का ये भारतीय भाषा उत्सव होगा। तो 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तो ये अभी सम्मेलन आयोजित हुआ नई दिल्ली में। और किसने इसका उद्घाटन किया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अब एक चीज और देखो, एक बहुत ही फेमस दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी और तमिल कवि रहे हैं महाकवि चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती। तो इनके नाम पर भारती जी की याद में भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल आता है कि 11 दिसंबर को अब हम लोग मनाएंगे भारतीय भाषा दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाएगा। भारतीय भाषा उत्सव 28 सितंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा, यानी 75 दिनों का ये चलने वाला है ये उत्सव, भारतीय भाषा उत्सव। ये नया दिवस निकल करके आया है, इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों में 5G ट्रेनिंग लैब लॉन्च किया? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने अभी सभी 8 पूर्वोत्तर राज्य, सभी 8 पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से आते हैं? आपका आता है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इसके बाद फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके बाद फिर आपका मेघालय। तो इतने राज्य, 8 राज्य आए पूर्वोत्तर के। इन सभी में ये 5G ट्रेनिंग लैब्स स्थापित की गई हैं। तो यहाँ पर जी किशन रेड्डी जी आपको दिख रहे हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया हुआ है सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों में। साथ ही साथ 5G ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया है। तो एक प्रकार से कहें 5G जो है यहाँ पर भी चलेगी। तो इसको ट्रेनिंग देने के लिए ये ट्रेनिंग लैब है। वैसे अगर आप भी पेट स्कोर में 5G की तरह स्कोर अपना बढ़ाना चाहते हो, तेज करना चाहते हो, अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हो, तो आप यूपी SSC पेट का स्पेशल बैच ले सकते हो। ये बैच अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 299 में दिया जा रहा है, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है। तो 2 दिन का ऑफर दिया गया था, लास्ट डे है, इसका आप फायदा उठाइए। आपको कूपन कोड में यूज करना है पेट 299, पेट 299। बहुत सारे लोग इसका यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। आप भी इसका फायदा उठाइए। कंप्लीट सब्जेक्ट का है। जो कोई भी सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा हो कि लास्ट टाइम पर ये सब्जेक्ट अभी मेरा नहीं तैयार हो पाया है, उसको बेहतरीन ढंग से भी आप तैयार कर सकते हो। और अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं तैयार है तो पूरा सब्जेक्ट भी आप तैयार कर सकते हो। एक साथ सारी चीजें वीओडी फॉर्म में यहाँ पर अब उपलब्ध हैं, तो आप जाकर के सारे सब्जेक्ट भी तैयार कर सकते हो। वीडियो देखने का अगर समय नहीं है तो उसमें पीडीएफ्स हैं, पीडीएफ पढ़ करके आप अपना रिवीजन कर सकते हो, तेजी से बूस्टअप कर सकते हो। देखो कहाँ पर कौन सा पॉइंट छूट रहा है, या क्या चीजें हैं जो आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, वो तैयार कर सकते हो, वो चीजें कर सकते हो। तो आप एमजेटी ऐप पर ये कोर्स पा जाओगे। वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है आपको, और वहां पर एंटर करते ही यूपी SSC कैटेगरी में जाना है, और वहां से आपको बैच को परचेज करना है। कोई भी इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, या सजेशन चाहिए, बात करना है, डिस्कस करना है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप का आइकॉन बनकर आएगा, उसको टच करना, पहुंचोगे मेरे पास। आगे देखते हैं, हाल ही में कहां पर आयोजित उमलिंग ला फैशन रन ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का आयोजन करके एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो दोस्तों ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां बनेगा? मैंने आपको 1000 बार बताया है, जब भी सबसे ऊंचाई वाली बात आए तो आप तुरंत आंखें बंद करके लगा दीजिएगा लद्दाख। तो लद्दाख में सबसे ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का रिकॉर्ड बना है। एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जो पिछला वाला रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है यहाँ पर। तो ये कौन सा फैशन शो था? उमलिंग ला फैशन रन शो। तो यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स आए, फैशन शो हुआ पूरा अच्छे से, उमलिंग ला फैशन रन। तो ये 19,024 फीट की ऊंचाई पर हुआ। अगर आपको याद हो 19,200 समथिंग के फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर अभी रोड बनाया गया था, वो भी सबसे ऊंचाई पर स्थित रोड था। ऐसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है सबसे अधिक ऊंचाई पर, वो सब आपको लद्दाख में ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो लद्दाख में याद रखना सबसे चीजें। अच्छा, ये आयोजन कौन किया? लद्दाख आर्ट एंड एंटरटेनमेंट अलायंस और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सहयोग से। तो 16 देशों के मॉडल इसमें शामिल हुए थे। अगला,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में दोस्तों 41 विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिया है। ये सेवा योजना पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। आप देख पाओगे इमेज में 41 लोगों को, 41 पर्सनालिटीज को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया। राष्ट्रपति जी अगर कोई भी सम्मान देती हैं, किसी भी अवार्ड को अगर दे रही हैं, तो वो राष्ट्रपति भवन में ही दिया जा रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो राष्ट्रीय सेवा योजना जो है इसको 1969 में शुरू किया गया था। अगर आप 1869 की बात करें तो 1869 में महात्मा गांधी जी पैदा हुए थे, 1969 में गांधी जी 100 साल के हो गए, ठीक है। तो इनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह राष्ट्रीय सेवा योजना शुरू की गई थी। इसके तहत इसका उद्देश्य ये होता है कि दोस्तों स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से कोई छात्र है, उनका कैरियर अगर ग्रो कराने में मदद कर सको तो वो कर दो, उनका चरित्र निर्माण में अगर मदद कर सको तो वो कर दो। तो मतलब सेवा योजना, सेवा की तरफ, सेवा भाव से आप कुछ भी करते हो तो वो चीजें हैं। इसका आदर्श वाक्य भी यानी मोटो भी है, स्वयं से पहले आप, अपने से पहले आप, ठीक है। तो सेवा योजना के तहत ये दिया गया है अवार्ड, राष्ट्रपति जी ने दिया है। राष्ट्रपति जी से फिर से रिवीजन करते हैं। मैंने आपको बताया था उत्कर्ष और उन्मेषा ऐप इन्होंने लॉन्च किया मध्य प्रदेश में। मैंने आपको बताया कि सूरीनाम में इनको मिला ग्रैंड कॉलर ऑफ येलो स्टार, मिला इनको, सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान पार्क का उद्घाटन किया। संविधान पार्क कहाँ है? राजस्थान में बनाया गया है। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी 12 फीट ऊंची महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया है राजघाट में, जहां पर समाधि स्थल है महात्मा गांधी जी की, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी ये 15वीं राष्ट्रपति हैं भारत की, और ये सेकंड विमेन है, सेकंड विमेन प्रेसिडेंट हैं, और ये फर्स्ट ट्राइबल विमेन प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट ट्राइबल विमेन प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जी ये राष्ट्रपति बनने से कहा कि पहले राज्यपाल थी, तो आप बताएंगे ये झारखंड की राज्यपाल थी, झारखंड की ये राज्यपाल थी। और रहने कहाँ की वाली हैं? रहने वाली हैं ये उड़ीसा की, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के परसेवरेंस मार्स रोवर ने मंगल ग्रह पर सुपर फास्ट नेविगेशन का रिकॉर्ड बनाया? अगर आप लोग 2021 से जुड़े होंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन याद हो गया होगा, क्योंकि 2021 में बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था और कई बार ये क्वेश्चन मैंने कवर कराया था कि परसेवरेंस मिशन जो है ये नासा ने लॉन्च किया है, ये मार्स मिशन है। अगर आपको याद आ रहा हो तो 2021 में मैंने 3 मिशन बताए थे, मंगल के 3 मिशन बताए थे। चलिए रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा याददाश्त आपकी ताजा हो जाएगी। यूएई ने होप मिशन लॉन्च किया था, होप मिशन लॉन्च किया था। ये ऑर्बिटर था, मैंने बताया था ये वहां पर नहीं उतरेगा, ना ही रोवर छोड़ेगा, ये ऑर्बिटर है। इसके अलावा चाइना का मैंने तियानवेन फर्स्ट बताया था। इसके अलावा मैंने आपको नासा का, नासा या कहें यूएसए का परसेवरेंस बताया था, परसेवरेंस। वैसे परसेवरेंस का मतलब होता है अथक, कभी ना थकने, कभी ना हार ना मानने वाला। तो परसेवरेंस मिशन यूएसए का, नासा का था, और ये मंगल मिशन था, तो नासा ने इसे लॉन्च किया था। अब ये वहां पर अपनी करामात दिखाना शुरू किया है। इसने क्या किया है? मंगल ग्रह पर सुपर फास्ट नेविगेशन का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। बेसिकली इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तो सुपर फास्ट नेविगेशन सिस्टम का इसने शुरू किया है। 26 जून 2023 को ये जेजोरो क्रेटर में प्रवेश किया था, और क्रेटर के भीतर एक चट्टानी क्षेत्र है, स्नो डिप्ड पीक, तो वहां पर ये पता लगाने के लिए अपना ये मिशन कर रहा है। नासा के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1958 में, जब भारत में डीआरडीओ स्थापित किया जा रहा था, उस टाइम पर यहाँ पर नासा स्थापित किया गया था। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और बिल नेल्सन इसके वर्तमान में है अध्यक्ष। ओके, आगे। हाल ही में किस देश ने 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाने की घोषणा की है? 70% अपने डिफेंस खर्च को ये बढ़ाएंगे। कौन बढ़ा सकता है ऐसा? ऐसा वही बढ़ा सकता है जिसका डिफेंस सेक्टर बिल्कुल डूब चुका हो, खत्म हो चुका हो, तो वो है रसिया। रसिया ने कहा है कि 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा ना, उसमें अपने डिफेंस बजट को ये 70% से बढ़ा देंगे। अपनी जीडीपी का 6% हिस्सा केवल और केवल डिफेंस में ये खर्च करने वाले हैं। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, इवन कहें कि उससे पहले से भी रसिया जो है, क्योंकि तैयारी कर ही रहा था, उसे पता था कि लंबा जा सकता है वार, तो वो बहुत तेजी से अपने यहाँ ये प्रोडक्शन कर रहा था, जो भी हथियार वगैरह है। लेकिन उसके बावजूद देखो 2 साल के लगभग हो गए हैं युद्ध के, और इनका लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है। एक्चुअली में ना, ऐसा नहीं कि रसिया बिल्कुल खाली हो गया है,
रसिया खाली हुआ है छोटे हथियारों से। बड़े बड़े हथियार अभी भी उसके पास है, लेकिन बड़े हथियार वो यूज नहीं कर सकता। अगर बड़ा हथियार यूज हो गया तो मतलब वो विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। तो छोटे हथियारों के लिए वो कभी ईरान की तरफ भगता है, कभी नॉर्थ कोरिया को ट्रेन से बुला लेता है, किम जोंग उन चाचा को। तो इन सब से क्या करेगा, वो मदद लेगा छोटे छोटे हथियार, छोटे छोटे मिसाइलों के लिए, है ना। बड़े बड़े हथियार तो अभी भी बहुत सारे हैं रसिया के पास, लेकिन उनको यूज नहीं कर सकते। केवल यूक्रेन को ही तो उसको लड़ना है, यूक्रेन को ही तो हराना है। इसीलिए ये देखो 70% तक अपना डिफेंस बढ़ाएगा। इसने कहा है कि रक्षा व्यय इसका लगभग 10.8 ट्रिलियन रूबल हो जाएगा, जो कि अगर बात करें आज के टाइम पर डॉलर में तो 111.15 बिलियन डॉलर है। तो इतना ये बढ़ाएगा, जीडीपी का 6% होगा। रसिया की बात आई है। रसिया देखो, आपको यहां पर दिखेगा वर्ल्ड मैप में केवल रसिया ही रसिया दिखेगा। नीचे आपको यहां पर दिख जाएगा अपना प्यारा भारत, ठीक है। ऊपर ये इतना बड़ा सा देश है रसिया, ये और बड़ा था। ये तो कहो अलास्का वाला क्षेत्र इसने अमेरिका को बेच दिया, वरना अलास्का भी ले लेते तो ये और बड़ा था। ये इकलौता ऐसा देश बनता जो 3 महाद्वीपों में घूम रहा होता। अभी तो ये केवल 2 महाद्वीपों में है, एक तो एशिया और एक है यूरोप। इसका आधा हिस्सा, आधा ये हिस्सा या कहें कि जहां आबादी रहती है वो वाला हिस्सा यूरोप में पड़ता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं यूरेशिया महाद्वीप का देश है, मतलब यूरोप प्लस एशिया का है। एक्चुअली में यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं ना, वो मैक्सिमम इसी हिस्से में रहते हैं। जिस हिस्से में मॉस्को वगैरह आता है, जिस हिस्से में बड़े बड़े सिटीज आते हैं, वो यूरोप में साइड में ही पड़ता है। तो फिलहाल रसिया की राजधानी दोस्तों है मॉस्को। यहाँ की करेंसी होती है रूबल, जो कि आज के टाइम पर बहुत ज्यादा सैंक्शंस की वजह से बहुत गिरी स्थिति में है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। ओके, अगर हम लोग इंडिया और रसिया के बारे में बात करें रिलेशंस की, तो आज के टाइम पर सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर जो है, क्रूड ऑयल सप्लायर सबसे बड़ा रसिया है अपना भारत का। और हम लोगों ने रसिया से बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट लिए रखे हैं, जैसे कि आप सुखोई के जो भी सीरीज देखते हो, सुखोई विमान के, मिग 21, 29, ठीक है, ये सब हम लोगों ने यहाँ से लिया हुआ है। मिक्स सीरीज का जितना भी विमान है, इसके अलावा S-400 हम लोगों ने रसिया से ही लिया हुआ है। असाल्ट राइफल जो है, AK-47 हो या AK-203 हो, ये सब रसिया से लिए गए हैं। तो बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट हम लोगों ने रसिया से ले रखे हैं ऑलरेडी ही। चलिए, अब ये तो रहे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके लिए निश्चिंत होकर के आप करंट अफेयर को फॉलो कर सकते हो। सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप बार बार ये पूछते हो मुझसे कि सर ये मेरे एग्जाम में काम आएगा कि नहीं, मेरे एग्जाम में काम आएगा कि नहीं, तो बहुत दुख होता है। ये सभी एग्जाम्स के लिए है। दिमाग खोलो, ऊपर का ढक्कन खोलो। इस बात में मत रहो कि ऊपर का कवर चेंज कर दिया जाए तो मतलब आपके ही एग्जाम का हो गया, नहीं तो कवर अगर दूसरा है तो आपके एग्जाम का नहीं है। सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर है, और आप ऑनलाइनर भी रिवीजन कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ये जो पीडीएफ दी जाएगी डिटेल वाली, जो कि आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगा। एमजेटी ऐप पर अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको फ्री पीडीएफ का सेक्शन यहाँ पर दिख जाएगा। इसी पर क्लिक करना और सभी महीनों की, सभी दिनों की कोई सी भी पीडीएफ जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और क्विज जरूर लगाना, क्विज भी आप लगा सकते हो, बहुत सारे लोग लगाते हैं, आप भी लगाइए क्विज। चलिए बात करते हैं लास्ट डे क्वेश्चंस की। कल मैंने पूछा था वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है स्विट्जरलैंड। और T20 इंटरनेशनल में 34 गेंदों में शतक बना करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया, तो नेपाल के कुशल मल्ला ने बनाया है। आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है कि अगर चारों तरफ से कोई समुद्र से घिरा हुआ छोटा कोई प्रदेश हो या छोटा भूभाग हो, तो वो क्या कहलाता है। थोड़ा सा ज्योग्राफी का है, कल मैंने आपको बताया था इसको, कल की वीडियो जो देखे होंगे जरूर बताएंगे आंसर। हृदय तथा उससे संबंधित बीमारियों का जो अध्ययन होता है उन्हें क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बता दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो कैसी लगी है मुझे जरूर बताना। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, फ्री है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।